नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, आज सीएम योगी ने गोरखपुर में जनता दरबार लगाया और इस दरबार में करीब 300 से अधिक समस्याओं को सुना और उसके साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करके लोगों की समस्याओं को दूर किया जाए। इस दरमियान उनका एक अलग अंदाज देखने को मिला, जहां वो बच्चों के साथ मस्ती करते हुए नजर आए। आपको दिखाते हैं सीएम योगी की वो तस्वीरें, जहां पर जनता दरबार के समक्ष उन्होंने बच्चों के साथ मस्ती की। ठीक है? ले जाओ, लो पकड़ो। महाराज ये अपने बूथ अध्यक्ष भी हैं धर्मेंद्र सिंह। चलो रे, आराम से क्यों छोड़ रहे उसको, रहने दो। कौन क्लास कौन कितने दिन का है? ये 4 महीने की है। रहने दो, सब जुड़ा हुआ है दोनों बालिकाएं हैं। नहीं, बालिका ये बालक ये है। अरे काहे रे? अरे रे 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 अरे इधर देखो। अरे रे रे काहे रे? अरे रे 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 हाँ, रोते नहीं रे, रोते रहो। कोई मतलब कार्रवाई नहीं। सेकंड हो जाए। किराया दो किराए के दोस्त कहाँ से आपको बता दें कि पहलगाम अटैक को लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती का एक अलग रुख देखने को मिला है। साफ तौर पर उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि ये वक्त घिनौनी और गंदी राजनीति करने का नहीं है, इससे बचना चाहिए और इस वक्त जितने भी राजनीतिक दल हैं उनको सरकार के साथ खड़े होना चाहिए, उनके साथ स्टैंड लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि लगातार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में जिस तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पोस्टर को लेकर के पोस्टरबाजी कर रही है, उसी को लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती ने हिदायत दी है और साफ तौर पे कहा है कि ये वक्त पोस्टरबाजी का नहीं है, बयानबाजी का नहीं है, घिनौनी और गंदी राजनीति करने का नहीं है। ये वक्त है सरकार के साथ खड़े होने का और सरकार के साथ हाँ में हाँ मिलाकर के जो भी सरकार कदम उठाती है उसका समर्थन करने का है। साफ तौर पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार पोस्टरबाजी कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से कल कांग्रेस ने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर थी, लेकिन उनका सर और हाथ गायब था, जिसके बाद ऊपर गायब लिखा हुआ था। ऐसे में तमाम लोगों ने जब इस पोस्ट को देखा तो कई लोगों ने इसको अलग तरीके से इंडिकेट किया और सर तन से जुदा वाली चीजें भी लिखी और बीजेपी ने भी कांग्रेस पर हम निशाना साधा, जिसके बाद ये पोस्ट एक्स से हटा लिया गया। जानकारी मिल रही है कि जो कांग्रेस आला कमान है वो भी इससे नाखुश था, जिसके बाद इस पोस्ट को एक्स से हटा लिया गया। सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री के लिए इस वक्त जबकि पूरा देश एक साथ एक सुर में प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है, वहीं पर जो मुख्य विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, उसकी तरफ से ये जो पोस्टर लगाया गया था जिसमें सर नहीं था, हाथ नहीं थे, ऐसे में तमाम सवाल खड़े कर रहे थे, जिसको लेकर भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर बीजेपी और बसपा सुप्रीमो मायावती ने हमला बोला है, क्योंकि जिस तरीके समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी की जो कार्यकर्ता है उन्होंने एक पोस्टर लगवाया था जिसमें अखिलेश यादव और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो तस्वीर थी उसे आधा आधा किया था, जिसके बाद अब बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है और साफ तौर पर उसने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से माफी मांगने की अपील की है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी सख्त तौर पर इसकी निंदा करते हुए बोला है कि अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नहीं सुधरेंगे तो वो भी इनके खिलाफ सड़कों पर उतर जाएगी। ऐसे में आज राजधानी लखनऊ में भी भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे और जितने भी जो कार्यकर्ता है, क्योंकि पूरे जिलों में सभी जिलों में इस तरीके से कार्यक्रम किया जाएगा और लोगों से या वहां पर जो मौजूद हैं उनसे समाजवादी पार्टी के मुखिया के इस कृत्य के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया से माफी मांगने की बात कही जाएगी और साफ तौर पर जितने भी बड़े नेता हैं बीजेपी के वो भी इस वक्त हमलावर हैं। अब चलते हैं अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी स्क्रीन पे जुड़ेंगे और जो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है वो बताएंगे।
सबसे पहले हमारे साथी जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इंद्रवीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इंद्रवीर, राहुल गांधी अमेठी और रायबरेली के दौरे पर हैं। अमेठी दौरे से पहले उनके एक विवादित पोस्टर किसी ने लगाए हुए हैं, पुलिस ने हालांकि उनको हटवा लिया है। और सबसे बड़ी बात है, क्या पुलिस को इस बारे में जानकारी मिल पाई है कि किन लोगों ने पोस्टर लगवाया है? देखिए अखंड, जैसा आप बता रहे हैं कि ये पोस्टर जो लगा हुआ था, ये पोस्टर हरचंदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत लगा हुआ था। और ये पोस्टर लगा हुआ था, आप जातिवाद से तोड़ोगे, हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे। और ये भाजपा के एक कार्यकर्ता है, मंडल अध्यक्ष, ठीक है, उन्होंने ये पोस्टर लगवाया था और ये पुलिस को जानकारी थी बिल्कुल। और उसमें सीधे सीधे नाम लिखा हुआ था उनका जो मंडल अध्यक्ष है, हर्षित कुछ करके नाम है, एग्जैक्टली नहीं पता, मंडल अध्यक्ष है भाजपा के। और इन्होंने सीधे सीधे ये पोस्टर लगवाया था और ये पोस्टर वायरल भी हुए थे कल सोशल मीडिया पे। और इसमें सीधे सीधे लिखा हुआ था, आप जातिवाद से तोड़ोगे, हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे। और उसका बयान भी है, जिस बंदे ने पोस्टर लगवाया उसका बयान भी था। तो कहीं ना कहीं ये पोस्टर बाद में खैर हटवाया गया। जब कांग्रेसियों के नॉलेज में आई तो उन्होंने जब अपना कंप्लेन करी तो ये पोस्टर हटा। और जिस तरीके से, क्योंकि राहुल गांधी जब भी आते हैं पोस्टर वार होता है, और कोई भी बड़ा नेता आता है तो वो पोस्टर वार होता है। जिस तरीके से कल पहलगाम को लेकर के अगर बात करें तो मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने जब दिशा की मीटिंग शुरू हुई तो दिशा की मीटिंग शुरू होते ही अखंड पहलगाम के जो लोग थे, मंत्री ने बाहर निकलते ही राहुल गांधी के ऊपर, गांधी परिवार के ऊपर हमला बोला और कहा कि पहलगाम में जो हमारे साथी शहीद हुए हैं, जो सिविलियन शहीद हुए हैं, उनको लेकर के ये अध्यक्षता राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सांसद होने के नाते उनको जो है अपना वो करना चाहिए था, तो संवेदना व्यक्त करनी चाहिए थी, जिसकी पहल उन्होंने नहीं करी। और उसकी पहल सबसे पहले मैंने कहा, तो मेरे कहने पर ये जो है इन्होंने 2 मिनट का मौन किया। और ये पहल 2 मिनट के मौन के लिए अध्यक्ष राहुल गांधी को खुद से करना चाहिए था। जी इंद्रवीर, एक सवाल ये भी खड़ा होता है, क्या कांग्रेस, क्या समाजवादी पार्टी, क्या बीजेपी, क्या बसपा, सवाल है कि इस वक्त देश पे आतंकी हमला हुआ, इसमें हमने अपने निर्दोष मासूम लोगों को खो दिया। उसके बाद ये राजनीतिक दल इस तरीके की जो राजनीति है वो कर रहे हैं। कोई प्रधानमंत्री का पोस्टर शेयर करता है बिना सिर वाला, कोई आतंकी का साथ बताता है राहुल गांधी को, समाजवादी पार्टी के लोग अलग तरीके से चल रहे हैं। असल में इस देश में राजनीतिक, जितने भी राजनीतिक दल हैं, क्या इस संवेदनशील मुद्दे पर इस तरीके से राजनीति करनी चाहिए या फिर ये बात माननी पड़ेगी? क्योंकि देखिए, यहाँ पर बसपा सुप्रीमो मायावती का एक बात कहीं ना कहीं जो स्टैंड है साफ तौर पर आतंकवाद के साथ, उन्हें कहीं ना कहीं जो अपील की है राजनीतिक दलों से कि आतंकवाद के साथ सरकार का साथ दे, ये अन्य राजनीतिक दलों को समझ क्यों नहीं आ रहा? ये राजनीति करने का मौका है क्या? ये अवसर है क्या राजनीति करने की? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जिस तरीके से जो है माहौल है, और इस माहौल को पैनिक ना करते हुए अपने आने वाले समय में लोगों को जो है सोचना चाहिए कि इस विषय पे हमारा जो संवेदना है वो किसी के साथ हो सकती थी घटना, अगर शायद वहां पे कोई एक आम नागरिक और भी होते, हम आप भी होते, शायद हमारे आपके साथ भी, और जिनके साथ ये घटना हुई है कहीं ना कहीं निहत्थों पे वार किया गया। और शायद अगर उनके पास भी हथियार होता तो हम एक का जवाब शायद हम 4 से देते। और अभी अखंड मेरी सबसे मौजूदगी जो है, यहाँ भाजपा के कुछ कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मैं आपका 2 मिनट और लूंगा और कहूंगा मेन खबर ये है आज हमारे यहाँ की। तो हम थोड़ा ऑन द वे थे, तो इससे जो है हम लाइव करेंगे। इंद्रवीर के पास फिर से चलेंगे, तब तक हमारे साथ ज्ञानेंद्र जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, प्रतापगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है और समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं और कार्यवाहक जिला अध्यक्ष भी है गुलशन यादव, उनके खिलाफ पुलिस ने, वहां के प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 7 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। इसकी कार्रवाई शुरू हो चुकी है? बिल्कुल अखंड, पहले टीम से चाहेंगे कि एडिशनल संजय राय अगर बयान बाइक चला सके तो चला दे, क्योंकि एक बार उसको भी सुन के फिर उसके बाद पूरी खबर क्या है तो बेटर रहेगा। अगर टीम चला सके तो उससे पहले मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ कि कार्यवाहक जिला अध्यक्ष गुलशन यादव, जो कि अभिलाष यादव के भाई हैं, और अभिलाष यादव इस समय जेल में है क्योंकि जिला अध्यक्ष वही है। और कहा जाता है कि अभिलाष यादव और गुलशन यादव कभी रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के
काफी खास थे। और गुलशन यादव का नाम उस समय आया था 2013 में, जब कुंडा में सीओ जियाउल हक हत्याकांड हुआ था, जिसमें सीओ की हत्या कर दी गई थी। और उस समय लाइमलाइट में आए थे गुलशन यादव, और राजा के दाहिने हाथ कहे जाते हैं। तो ऐसा कहा जाता था कि राजा भैया के इशारे पर ये पूरा कांड हुआ था। और इसका मुख्य अगर पूरा करता धरता माने तो गुलशन यादव ही थे। तो गुलशन यादव का पूरा लाइमलाइट में आए, उसके बाद से लगातार 2017 राजा के साथ ये लोग लास्ट थे। उसके बाद से इन लोगों ने अपनी राह अलग की। अब क्या विवाद हुआ क्या नहीं हुआ, इसकी तो अभी तक तो चर्चाएं बहुत सारी होती है, लेकिन सच्चाई क्या है किसी को नहीं पता है। और ये बंद कमरे के अंदर हुई थी। गुलशन यादव के ऊपर 7,15,555 रुपए की संपत्ति कुर्क की जा रही है। कार्यवाहक जिलाध्यक्ष है। राजा भैया के खिलाफ इन्होंने चुनाव लड़ा था, जिसमें 62,000 कुछ वोट गुलशन यादव को प्राप्त हुए थे। ऐसा पहली बार हुआ था कि लोग कहने लगे थे कि राजा को कोई टक्कर देने वाला आ गया है। लेकिन 53 से अधिक मुकदमे, 302, 307, 419, 420, 467, 468, 477 जैसे कई गंभीर मुकदमे हैं। सीबीआई की जांच भी चल रही है, और वो विचारा भी है न्यायालय में। तो देखिए, ऐसे कई मामले हैं जिन गुलशन यादव के ऊपर चल रहे हैं। अविनाश यादव जो कि जेल में 2023 लास्ट के आसपास जेल गए हैं, अभी तक छूटे नहीं है। तो अब देखने वाली बात ये है कि लोग तो कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि जिलाध्यक्ष नहीं हटेंगे, जिलाध्यक्ष वही रहेंगे। लेकिन लोग जो कुल्ला के लोग हैं और जो प्रतापगढ़ निवासी, कल से ही ये चर्चा हो रही है कि जिलाध्यक्ष हटाए जाएंगे। फिलहाल ये कहा जाता है कि गुलशन यादव एक क्रिमिनल माइंडेड व्यक्ति है, और बहुत ही शातिर व्यक्ति है। तो अब डीएम ने डायरेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई की, मुकदमा लिखाया, और पुलिस कार्रवाई करने के मूड में आ चुकी है। लेकिन पुलिस कुर्क करने तभी जाएगी जब तक उसके पास पर्याप्त फोर्स न हो। ऐसा पुलिस सूत्रों की माने तो उनके घर पहुंचने से पहले ही कहीं न कहीं बड़ी साजिश रचने की तैयारी की जा रही है। अगर कोई पुलिस वाला आता है तो उसके ऊपर हमले की तैयारी की जा रही है। लेकिन ये पुलिस सूत्रों के अंदर से जानकारी मिल रही है, तो पुलिस भी पूरी तैयारियों के साथ, पुलिस बल के साथ में वहां पे कुर्क करने जाएगी अचल संपत्ति। और अंदर खाने की और भी बात करें तो केवल गुलशन यादव की नहीं, अविनाश यादव की जेल में है, उनकी धर्म पत्नी के ऊपर भी मुकदमे हैं। तो उनकी भी संपत्ति की वो खंगाल रही है पुलिस, और उनके ऊपर भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। अब कार्रवाई कब होगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल गुलशन यादव के ऊपर जितनी संपत्ति है वो पूरी कुर्क करने की कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ में भी संपत्ति है, उसको भी पुलिस चिन्हित कर ली है, और उसको भी कुर्क करने की कार्रवाई करेगी। अखंड यानी सबसे बड़ी बात है, राजनीतिक हलकों में अगर चर्चा की बात की जाए तो बात की जा रही है कि कुछ दिनों पहले या 2 दिन पहले ही अखिलेश यादव से बोला गया था, तो कहते वो नहीं जानते हैं राजा भैया को लेकर के, जब उनसे कुछ सवाल किया गया था। ऐसे में लोग इसे उससे भी जोड़ करके देख रहे हैं, और राजा भैया और गुलशन यादव के बीच की जो अदावत है प्रतापगढ़ में, वो भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। और किस तरीके से चुनाव के दरमियान कितनी तल्ख टिप्पणियां दोनों तरफ से की गई थी, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए चुनाव में उसका जो भी चुनाव में देखने को मिली, तलखी देखने को मिली, लेकिन परिणाम क्या था कि राजा भैया ने जीत हासिल की। कहीं ना कहीं क्या उससे उसको जोड़ करके देखा जाए, प्रशासन तो अपने हिसाब से कार्रवाई करता है, गैंगस्टर की कार्रवाई की गई और गैंग लीडर बताया गया इनको। लेकिन राजनीतिक हलकों में जो चर्चा है, क्या उस पर भी थोड़ा बहुत, क्योंकि क्या इसमें माना जाए कि राजनीतिक हलकों में चर्चा है वो कहीं ना कहीं सही है? बिल्कुल अखंड, देखिए राजनीतिक हलकों में बात करें तो समाजवादी की पहली बात कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी का कहना है कि ये पूरा इशारा रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के कहने की, ये पूरा मुकदमा जो भी इनके ऊपर इतने सारे मुकदमे नहीं थे, तो ये अभी जो मुकदमे बढ़े हैं तो राजा भैया के कहने की, जब से ये लोग राजा से अलग हुए, राजा के कहने पे किए गए हैं। दूसरी बात ये करें कि जब गुलशन यादव ने ऐलान किया था कि हम खुल्ला से लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से पेश पहली बार देखा गया कि राजा भैया मिनिमम बहुत ही कम रैलियां करते थे। लेकिन इस बार रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया तकरीबन 40 से अधिक इन्होंने जनसभाएं की थी, बैठकें की थी, कई जो अनऑफिशियल भी बैठकें थी, बेटी की मुलाकात की, कई लोगों से किया गया था। तो ये हलचलें बढ़ चुकी थी। लेकिन गुलशन यादव
के ऊपर जो आरोप लगाए जाते हैं, लोग समाजवादी की पार्टी के लोग कहते हैं कि जो 53 मुकदमे लिखे गए हैं वो राजनैतिक इशारों पे किए गए हैं, केवल उनको बदनाम। तो देखिए बदनाम ऐसे ही कोई 302 का मुकदमा तो लिखवा नहीं देगा, ऐसे ही 307 का मुकदमा कोई लिखवा नहीं देगा, कोई ऐसे ही जमीन हड़पने का मुकदमा उनके ऊपर जड़ी जमीन हड़पने को लेकर के, यहाँ तक कि सरकारी दस्तावेज में हेरफेर करने को लेकर के भी मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। राजनैतिक वो अपना अलग हो गया। आप चुनाव लड़े थे, आप 62,000 वोट पाए थे, आपको पब्लिक ने लाइक किया था, आपको मिला था वोट, वो अलग चीजें हो गई। लेकिन आपने अपराध किए हैं वो अलग चीजें है। पुलिस ऐसे ही किसी के ऊपर मुकदमा नहीं लिख बिल्कुल देती है। ज्ञानेंद्र, देखिए ऐसे ही आपराधिक किसी आरोप इतिहास, अपराध को अपराध का तय करना या आपके ऊपर जो भी धाराएं लगी हैं वो कानून अपना हिसाब से तय करेगा कि आपके ऊपर जो धाराएं लगी हैं क्या सच में सही है या फिर राजनीतिक, या कहते हैं कि राजनीतिक तुष्टीकरण में इनके खिलाफ जो भी मुकदमे लिखे गए। फिलहाल ये तो काम जो है वो कोर्ट का है, वो तय करेगी कि किस तरीके से द्वेष में विद्वेष में किस लिए इनके ऊपर मुकदमे लिखे हैं। लेकिन ये सारा का सारा काम हमारा नहीं है, राजनीतिक हलकों में चर्चा जरूर बनी हुई है। फिलहाल प्रशासन अपना काम कर रहा है और जो धाराएं लगी हैं गैंग लीडर के रूप में, गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि समाजवादी पार्टी के मुखिया क्या इस पूरे वाले मामले पर कुछ बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, क्योंकि पिछली बार भी समाजवादी पार्टी के मुखिया शायद उनके यहाँ पहुंचे थे और जिस तरीके से राजा भैया को लेकर के उनके बयान आया, तो शायद ये उम्मीद की जा रही है इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अपना बयान जरूर दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए ज्ञानेंद्र। इंद्रवीर हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। इंद्रवीर बताइए। अगर देखिए बता दें आपको कि हमारी मौजूदगी रायबरेली के अगर बात करें तो हाथी पार्क चौराहे पे मेरे पीछे देख सकते हैं बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है और इस मूर्ति पे आज आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में भाजपा कार्यकर्ता और भाजपा के जिला अध्यक्ष बुद्धिलाल पासी भी मौजूद है। और क्यों है, और इसका एक सबसे बड़ा रीजन आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री, और अगर बात करें तो सपा के जो अपने मुखिया है अखिलेश यादव के खिलाफ ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, बैंड लगाकर, हाथों में जो है ब्लैक बैंड है और उस ब्लैक बैंड को उन्होंने क्या इनका अपना मानना है और किस वजह से ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है उसको लेकर के ये देख रहे हैं आप। इसमें पोस्टर में भी लगे हुए सीधे सीधे बाबा साहब का अपमान जो किया गया है, समाजवादी पार्टी का घिनौना काम, ये सब भाजपा जिला अध्यक्ष बुद्धिलाल पासी के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सैकड़ों की तादाद में आप देख सकते हैं इस तरीके के महिलाएं हो या यंगस्टर हो, जितने भी कार्यकर्ता है वो सब मौजूद है और बुद्धिलाल पासी हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करते हैं कि किस चीज को लेकर के ये धरना प्रदर्शन किया गया। अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि किस चीज को लेकर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इतने बड़े तादाद में क्या है पूरा प्रकरण। ये समाजवादी पार्टी के खिलाफ बहुत बड़ा प्रदर्शन, बहुत बड़ा धरना है और जनाक्रोश है जनता के अंदर में, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपनी आधी फोटो काट दी, अपना चेहरा आधा गायब कर दिया और आधा चेहरा बाबा साहब का गायब कर दिया। इसके साथ में अपनी फोटो लगा करके ये क्या दिखाना चाहते हैं, दलितों का अपमान जिस तरह से उनका पूरा परिवार पहले से करता आया है और पुनः वो दिखा रहे हैं कि दलितों का अपमान हमने किया और करते रहेंगे, दलितों को आगे बढ़ने नहीं देंगे। और जिस तरह से उन्होंने ये अपमान किया है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता से मांग करती है तो माफी मांगे, दलितों से माफी मांगे। बाबा साहब का जो संविधान जो देश के लिए बनाया और वो जनता रायबरेली जिले में एक बार फिर बात करेंगे तो दलितों को देखते हुए भाजपा ने आपके ऊपर फिर से दांव खेला है। इस दांव खेलते हुए दलित के आप अध्यक्षता भी कर रहे हैं। अगर बात करें तो इसी को देखते हुए जहां पे 4.5 लाख वोटर पार्टी से आ जाए उसी को देखते हुए भाजपा ने एक बार आपसे फिर दांव लगाया। तो क्या ये दलित की जो समाज, अगर बात करें तो सपा के जो सुप्रीमो है अखिलेश यादव, या बात करें तो जो मुखिया है वो अगर वो कर रहे हैं तो क्या किस वजह से दलितों का अपमान हो रहा है, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली आप अगर भाजपा का नेतृत्व कर रहे हैं, एक दलित ही भाजपा का भी नेतृत्व कर रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कोई जातिवाद नहीं है और हर जाति के व्यक्ति को जिलाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है। राष्ट्रीय जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, उनकी पार्टी में केवल उनके और उनके ही वर्ग के लोगों को जिला अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है। इससे पहले आज भी आप देख लें
समाजवादी पार्टी में दलितों का कोई स्थान है क्या? कोई भी बड़ा नेता उनकी पार्टी में है ही नहीं। वो तो पीडीए की बात करते हैं, पीडीए को लेकर चलने की बात करते हैं, पीडीए को लेकर चल भी रहे हैं और पीडीए का उनका अभियान भी चल रहा है बड़े पैमाने पर। क्या ये 2027 के चुनाव को लेकर चल रहा है? पीडीए का अभियान जो लेके चल रहे हैं, तो पीडीए जो पिछड़ा वर्ग है ही नहीं उनके साथ, कोई पिछड़े वर्ग का नेता नहीं उनके पास, केवल एक ही वर्ग उनके साथ है और दलित उनके साथ है नहीं। दलितों के किसी नेता को रखा नहीं उन्होंने, कोई बड़ा नेता प्रदेश में उन्होंने रखा ही नहीं है, तो दलित उनके साथ कैसे हो सकता है? दूसरी चीज अल्पसंख्यक उनके साथ है नहीं, क्योंकि अल्पसंख्यकों का भी अपमान उन्होंने करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और जिस तरह से उन्होंने बाबा साहब का ये अपमान किया है, इस प्रदेश का और देश का दलित समाज जो है इसको बर्दाश्त नहीं करेगा जब तक वो माफी नहीं मांगेगा। जी अखंड, जैसा आपने देखा कि ये जो पोस्टर वार हो रहा है लगातार और जो दलितों का और बात करें बाबा साहब का उस तरीके अपमान किया गया, उसको लेकर के आज भाजपा के जिला अध्यक्ष बुद्धिलाल पासी और भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता, महिला और जो और भी यंगस्टर है, मेल फीमेल सब जो है यहाँ पे हाथी पार्क में ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए दलितों को पॉलिटिक्स लेकर के और जिस तरीके से स्टेट फॉरवर्ड रामजी लाल सुमन की बात हो, अवधेश प्रसाद की बात हो, ये तमाम जो दलित नेता है उनको लेकर के समाजवादी पार्टी के मुखिया की जो पॉलिटिक्स है उसकी काट खोजने का काम किया जा रहा है। और जिस तरीके से कल एक पोस्टर जारी किया गया था समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी की तरफ से और भेंट करते हुए अखिलेश यादव को भेंट करते हुए दिया गया था, अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और बसपा अब कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी घेरने का काम करेगी, जैसा कि प्रदर्शन देखने को भी मिल रहा है। रायबरेली में आपने तस्वीरें दिखाई, राजधानी में भी ये प्रदर्शन होगा और पूरे प्रदेश में आज जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो सड़क पर उतर करके समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से माफी मंगवाने के लिए बार बार करेंगे। और जिस तरीके से पोस्टर को लेकर के उन्होंने बोला है कि न सिर्फ दलितों का अपमान है बल्कि भीमराव अम्बेडकर जो कि उनके मसीहा है उनका अपमान करने का काम किया और साथ ही साथ पूरे दलित समाज का अपमान करने का काम किया। इंद्रवीर, पॉलिटिक्स है, राजनीति है और इस राजनीतिक लिहाज से कोई भी मुद्दा कोई नहीं छोड़ना चाहता, चाहे वो सपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो बहुजन समाजवादी पार्टी हो, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान होगा तो बीएसपी का ही नुकसान होगा। और जिसको देखते हुए अब जो बसपा सुप्रीमो है वो भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है और अब जहां तक जिस तरीके से उन्होंने ऐलान किया कि वो भी सड़कों पर उतरेंगी, कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए इंद्रवीर। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े बस्ती से। जितेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है बस्ती से आज की? अखंड, बस्ती से बड़ी खबर की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से कि जो है एमपी एमएलए कोर्ट में अगर बात की जाए, बस्ती के जो है पूर्व विधायक रह चुके हैं, बल्कि बात की जाए जो है ब्लॉक प्रमुख सहित 6 लोगों को जो है एमपी एमएलए कोर्ट ने 3 साल के लिए जेल भेज दिया। अखंड, बता दें कि मामला पूरा 2003 का है, जब मनीष जायसवाल की पत्नी एमएलसी का चुनाव हो रही थी। उस दौरान जो एमएलसी चुनाव के दौरान जो है मतगणना में कहीं ना कहीं धांधली और मारपीट जैसा कोई एक मामला था, जिसको लेकर तत्कालीन जो एडीएम है उनके सहयोग से मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फिलहाल आपको बता दें कि उस मामले में संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर के जो डीएम थे उनको भी गवाह बनाया गया था उसमें। फिलहाल लगातार ये जो मुकदमा है, ये मामला लगातार, लेकिन कहीं ना कहीं जो विधायक थे यह कह सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से कह सके कि जिस तरीके से लगातार मुकदमा चल रहा है, कहीं ना कहीं पैरवी में ढीली देना, जिसकी वजह से बात की जाए तो जो बस्ती एमपी एमएलए कोर्ट में फिलहाल उनको 3 साल के लिए जेल भी भेज दिया। लेकिन कहीं ना कहीं मामला तो उसकी वजह से ये मामला पूरा जो हुआ था जिसमें जेल गया है। फिलहाल उस समय जो चुनाव था उसमें जो मिला के बात की जाए तो 8 लोग थे, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें से जो 2 लोग हैं कहीं ना कहीं उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन बाकी जो लोग बचे हैं उनको एमपी एमएलए कोर्ट ने जेल भेज दिया। फिलहाल अब वो अपनी अपील जो है हाई कोर्ट में ही दाखिल कर सकते हैं, लेकिन अब ये देखना होगा क्या जो है जो विधायक और जो रह चुके हैं, जो पूर्व में जो है ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं, क्या कहते हैं, क्या लगता है कि उनकी मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जाएंगी? क्या ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो न्यायालय में नहीं आ रहे थे? कहीं ना कहीं ये सवालिया निशान है। फिलहाल हो सकता हो कि उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाता है लगातार लेकिन अभी रिसेंटली बात करें तो कहीं ना कहीं हो सकता है भविष्य में उनका चुनाव लड़ना थोड़ा सा कठिन हो चुका है, क्योंकि 3 साल की जेल जाने के बाद में चुनाव दोबारा से लड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, एक वर्ड कहा जाता है जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। इतने वर्ष लग गए और उसके बाद अगर आज भेजा जाए तो क्या आपको लगता है ये उसके साथ न्याय है? जो भी चीजें घटी हैं जिस वजह से भी हो, इतना समय क्यों लगता है? क्या हमारे देश में न्यायपालिका के पास सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं? लेकिन इतना जरूर है कि अगर इतना समय लग जाएगा किसी चीज को निर्धारित करने में, कोई सजा का ऐलान में, इतने वर्ष 22-23 साल लग गए,
तो अपने आप में सवाल नहीं खड़े होंगे कि आखिरकार एक कोई भी मामला होता है उसका निपटारे के लिए इतना अगर वर्ष लगेंगे तो कैसे लोगों को न्याय मिल पाएगा? सवाल तो खड़े होंगे। हमारे न्यायपालिका पे लगातार सवाल खड़े होते रहते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से 22 साल का समय अगर बात की जाए एमपी एमएलए कोर्ट में एक विधायक के चुनाव लेके अगर इतना समय लगता है, तो आम जनता अगर कोर्ट में फाइल होती है तो उनके लिए कितना लंबा समय लगता है वो तो देखा जा सकता है। ये भी होता है तो जो है कोर्ट में हियरिंग में आते आते मुकदमा लड़ते लड़ते फिर तो तक हो जाता है कि लोगों को न्याय नहीं मिल पाता था ना। लेकिन 22 साल के लंबे समय के बाद में अब ये जो मामला आया हुआ है, कोर्ट जो था वो एलएसपी लंबा समय आके क्यों नहीं लिया गया? सेम थी, एडीएम सेम थे, अधिकारी सेम थे, बयान सेम थे, गवाह सारे सब कुछ सेम थे। अगर एविडेंस तो मैं क्यों सवाल करिए कितना लंबा समय है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो तक अपने हिसाब से जानकारी लूँ और मैंने जानकारी जो ली है उस हिसाब से फिलहाल इनको जो है कहीं ना कहीं जमानत मिलने में समय तो अभी लगेगा। इसी देखा जाता है कि जून के महीने में अक्सर जो है कोर्ट बंद करते हैं फिलहाल, और समय में भी जो है हमारा समय लगेगा। अगर तो वाकई में अखंड जो बस्ती की राजनीति में बस्ती के जो लोग हैं कहीं ना कहीं लोग विधायक भी माने जाते हैं, ठीक है, जनता की लोगों जरिया हो के और आज का जो है वो उनको जो अभी दिन सबसे बड़ी बात है वही कहानी है ना कि देखिए जब समय इतना लग जाएगा किसी चीज को या न्याय पाने के लिए इतना वक्त लग जाएगा तो न्याय कितना बड़ा न्याय रह जाएगा, न्याय रह भी पाएगा कि नहीं, अपने आप में अन्याय ना हो। क्योंकि न्याय अगर समय पे ना मिले तो वो अन्याय ही है ना। इतने समय से अगर चल रहा है, चाहे विधायक जी हो, चाहे आम जनता हो, चाहे कोई भी हो, अगर किसी ने कोई गलती की तो उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर इतना इतना वक्त लगेगा उसके लिए तो सवाल खड़े होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र। इमरान हमारे साथ जुड़े हुए बिजनौर से। इमरान, कौन सी बड़ी खबर है बिजनौर से? देखिए अगर मैं आपको बता दूं बिजनौर से एक सबसे बड़ी खबर तो यह है कि किरतपुर में एक नया मामला सामने आया है कि जिस तरीके से मेरठ में मुस्कान ने अपने पति को काट करके ड्रम में भर दिया था, उसी तर्ज पर ये बिजनौर का दूसरा मामला है। पहला मामला अब से कुछ दिन पहले नजीबाबाद में था और दूसरा मामला आज जो है ये किरतपुर में आया है। किरतपुर में जो है एक अमरीन ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को जो है 5 गोली मारी और 5 गोली मारकर जंगल में उसको जो है फेंक दिया। वहीं पहले जो है उसकी शनाख्त नहीं हो पा रही थी, उसके बाद उसकी शनाख्त हुई किरतपुर निवासी मेहरबान आलम के नाम पर। उसी के बाद जो है पुलिस ने जो है उसकी शनाख्त करी और पोस्टमार्टम के लिए जो है जिला बिजनौर पीएम के लिए भेज दिया। वहीं दोनों आरोप जो प्रेमी है अमरीन का प्रेमी है उसको गिरफ्तार करा, उसके एक सहयोगी को गिरफ्तार करा और दोनों से जो है कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। वहीं अभी अमरीन जो है फरार चल रही है सरगर्मी से। जो है किरतपुर पुलिस और बिजनौर पुलिस दोनों ही मिलकर जो है अमरीन की तलाश कर रही है। जी इमरान, आखिरकार इस तरीके से तमाम मामले और तमाम ऐसे घटनाएं सामने आ रही है जहां पर समाज में कहीं ना कहीं एक विद्वेष की बात कह रहे कि एक समाज में ऐसी गंध आ रही है और लोग इससे परेशान है क्योंकि इस तरीके की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। एक के बाद एक, कहीं मेरठ में ही मुस्कान के बाद एक और मामला सामने आया था जहां पर एक उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के पहले युवक की हत्या कर दी और उसके बाद वहां पर सांप रख दिया कि लोगों को लगे कि कहीं ना कहीं जो ये हत्या नहीं, ये जो है ये सांप काटने की वजह से इसकी मौत हुई है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद और पुलिस की सख्ती के बाद पूरा का पूरा मामला प्रकाश में आया। इस तरीके से आप ये घटना बिजनौर से बता रहे हैं। समाज में आखिरकार जिस तरीके से गंदगी फैल रही है और समाज, अगर आपको किसी के साथ नहीं रहना है, आपको किसी का साथ नहीं पसंद है तो आप उसके साथ उसका साथ छोड़ दीजिए, तलाक ले लीजिए। तमाम यहाँ पर कानूनी आपके पास उपाय हैं, उपलब्ध हैं। आप उन उपायों का आप कहीं ना कहीं से उन उपायों को चुनिए। लेकिन अगर इस तरीके से किसी की मौत कर देना, किसी की हत्या कर देना, ये कहाँ तक जायज है? और अगर पुलिस लगातार ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है इमरान कि अगर न्यायपालिका ऐसे मामलों को संज्ञान में लेते हुए इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करे तो शायद इन मामलों में कमी जरूर आ सकती है, क्योंकि अब इन घटनाओं में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। मेरठ के ही मामले नहीं है, बिजनौर के ही मामले नहीं है, तमाम जगहों पर इस तरीके के मामले आ रहे हैं। लव एंगल ट्रायंगल के चक्कर में कई लोगों की जान चली जा रही है, हत्या कर दी जा रही है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार
अगर आपको किसी का साथ नहीं पसंद है, अगर आप उसके साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो आपके पास कानूनी उपाय हैं, आप उसका पालन करिए, तलाक ले लीजिए। आप जिसको भी अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं, आप उसके साथ चले जाइए। लेकिन इस तरीके से किसी की हत्या कर देने से क्या आपको आप रह पाओगे वहां पर? तो पुलिस इमरान कितनी टीमें लगी हैं अमरीन की गिरफ्तारी के लिए? देखिए, अमरीन की गिरफ्तारी के लिए किरतपुर थाने की टीम है, वहीं साथ ही साथ एसओजी टीम और बिजनौर पुलिस जो है, तीनों ही मिलकर जो है इन अमरीन की जो है तलाश कर रही है, जगह-जगह दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक अमरीन का जो है कोई पता नहीं चल रहा। वहीं कस्बा इंचार्ज जो किरतपुर कस्बा इंचार्ज है शिव कुमार, उनका साफ तौर से कहना है कि जल्द से जल्द जो है हम अमरीन को जो है गिरफ्तार कर लेंगे और इस पूरी घटना का खुलासा करेंगे। वहीं मेरी जो है जो मृतक है उसके बहन से भी बात हुई है, उसका साफ तौर से कहना है कि देखिए जिस तरीके से ये एक समाज में गंदगी फैल रही है, उस गंदगी को साफ करने के लिए सरकार को कोई कठोर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि आए दिन जो है ये ऐसी घटनाएं जो सामने आ रही हैं, ये कुछ ना कुछ सरकार को भी कदम उठाने चाहिए और कानून भी कड़े होने चाहिए। जी अखिल। बिल्कुल इमरान होने भी चाहिए, क्योंकि देखिए पुरुषों को लेकर भी कोई कानून जरूर लाना चाहिए, क्योंकि अब लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही है और पुरुषों के ऊपर भी अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है। और बराबरी के इस युग में कोई भी कानून अगर बने तो दोनों के लिए बराबर बने, सबको दर्जा मिल चुका है। अब ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं इस तरीके से केवल महिलाओं को ही छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि अब अपराध के मामले में महिलाओं की भी संलिप्तता उतनी दिख रही है या उतनी हो रही है जितना पुरुष कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब सही में एक समय आ गया है कि पुरुषों के लिए भी कोई कानून बनाए। बताइए इमरान, कुछ कहना चाहते हैं? अगर सबसे अहम बात यह है कि इनके जो है 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, मृतक पति जो है उसकी मौत हो गई और अब जो है अमरीन गिरफ्तार होके जो है जाएगी, लेकिन उन छोटे बच्चों का क्या कसूर जो अपने पीछे जो है मृतक छोड़ गया। उन दोनों बच्चे जो है अभी तो परिवार के जो मृतक के परिवार के लोग जो है कह रहे हैं, लेकिन आगे देखते हैं कि उन बच्चों का क्या होगा। ऐसे समाज में जो है ऐसे लोगों के, जो अमरीन जैसे और मुस्कान जैसे लोगों के लिए कड़ाई से कानून होने चाहिए और इनको जो है कड़ाई से जो है सजा मिलनी चाहिए। जी अखंड। बिल्कुल इमरान, बहुत सही बात कह रहे हैं कि कड़ी सजा मिलेगी तो शायद लोगों के मन में डर और भय होगा। अगर आपको किसी का साथ नहीं पसंद है तो उसे छोड़ दीजिए। उन बच्चों के बारे में सोचिए जो अब, चाहे मेरठ का मामला हो, वहां पर भी छोटी बच्ची थी, 5-6 साल की बच्ची थी, उसको भी लोगों ने सुना, उसके सर से पिता का साया हट गया और माँ अब जेल में सलाखों के पीछे रहेगी। कौन उसकी देखभाल करेगा? वही हाल बिजनौर में है। ये अमरीन या किसी भी, अमरीन हो या मुस्कान हो या चाहे जो भी हो, उसे सोचना चाहिए कि बच्चों नौनिहालों का क्या हश्र होगा, क्या हाल होगा, किसके भरोसे वो जिएंगे। पिता भी नहीं रह गया और जो माँ जिसके कंधों पर जिम्मेदारी थी वो सलाखों के पीछे रहेगी, तो उनकी देखभाल के लिए कौन लोग आगे आएंगे और कौन उनकी देखभाल करेगा? बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए इमरान। लगातार इस तरीके की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं समाज में, मेरठ की बात हो, बिजनौर की बात हो, तमाम जगहों की बात हो, कहीं ना कहीं इससे कहीं ना कहीं जो समाज में जो गंदगी फैलती जा रही है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखी जा सकती है। इसलिए कुछ पुलिस और कानून को सख्त एक्शन लेने की जरूरत है और कोई ऐसा कानून बनाने की जरूरत है जिससे लोगों में डर व्याप्त हो। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।